वेलकम फ्रेंड्स, समर डिफेंस एजुकेशन 11 में आपका स्वागत है। आज फिर से उसी नई ऊर्जा जोश के साथ अपन वीडियो स्टार्ट करेंगे, क्योंकि डिफेंस एस्पिरेंट के अंदर एक ऊर्जा एनर्जी तो पहले से ही होती है, जज्बा होता है। और एक और दोस्तों, जो भी डिफेंस एस्पिरेंट है वो लगातार अपनी जो प्रैक्टिस है, ग्राउंड प्रैक्टिस भी जारी रखें। ज़रूरी नहीं है कि आप जब पेपर क्वालिफाई करो उसके बाद ही फिजिकल की तैयारी करो, पहले भी स्टार्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अपना ही स्वास्थ्य बेटर होगा, अपनी फिटनेस अच्छी बनेगी। तो मेरा तो हमेशा से यही रहा कि मैं कभी एग्ज़ाम का वेट नहीं किया। मैं जब 12th की क्लियर किया तब से मतलब इंटरेस्ट ही था। वैसे स्पोर्ट्स खेलता हूँ काफ़ी, इसके अलावा 12th करने के बाद लगातार मैंने स्टार्ट कर दिया था रनिंग करना, फिजिकल एक्टिविटीज़ करना, क्योंकि इससे फिटनेस का लेवल मेरा बहुत अच्छा गया और अच्छी एंटीबॉडी बन गई। इसका फ़ायदा ये होता है कि आप कम से कम बीमार रहोगे, और कम से कम बीमार रहोगे तो अपना ही मतलब बेटर परफॉर्म कर पाओगे एग्ज़ाम में भी। मतलब मेंटली आप मजबूत बनोगे, यानी कि बहुत प्रकार से आपसे अगर आप कंटिन्यू स्टडी में लगे रहोगे तो थोड़ा सा एक टेंशन तनाव ऑटोमेटिक पैदा हो जाता है, क्योंकि ये मैंने अनुभव किया है चीज़ें। क्योंकि आप नए चाहते हुए भी टेंशन तनाव उत्पन्न हो जाता, चाहे कितनी आप चिल बॉय हो या चिल गर्ल हो। लेकिन क्या होता है कि जब एक ही एक चीज़ करते हो, स्टडी स्टडी करते हो, कुछ और एक्टिविटीज़ नहीं करते हो स्पोर्ट्स में, यानी कि आपको आउटडोर चीज़ें करनी बहुत ज़रूरी है, स्पोर्ट्स या फिर फिजिकल एक्टिविटीज़, तभी मेंटली आप प्रिपेयर रहोगे, मेंटली आप मजबूत बनोगे। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं उसी जोश के साथ कार्य। आज कार्य का ही चर्चा करेंगे, यानी कि कार्य, बिना कार्य के तो कुछ नहीं है। गीता में भी लिखा है कि कर्म करो, कर्म का ही फल है, इसके अलावा कुछ नहीं है। जो भाग्य के भरोसे बैठे हैं वो उनको उतना ही मिलता है जितना कर्म करने वाले पीछे छोड़ देते हैं। इसलिए कार्य करो, कर्म का ही फल है, ये अपना गीता में लिखा हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो स्टार्ट करते हैं। कार्य कार्य तभी होगा जब बल बल परिभाषित होगा, यानी कि जब कोई न कोई बल होगा तभी कार्य होगा, बिना बल के कार्य संभव नहीं है। यानी कि अपने पास कोई न कोई बल होगा या फिर बल लगाना पड़ेगा। ऐसा है कि कोई चीज़ रखी हुई है, वो ऑटोमेटिक उड़ने लग जाए या बिना फोर्स लगाए खिसकने लग जाए। कोई गाड़ी है, उसमें अगर किसी प्रकार का ऑयल मतलब डीजल वगैरह कुछ डाले नहीं, ऑटोमेटिक चलने लग जाएगी क्या? यानी कि एनर्जी की ज़रूरी होगी, फोर्स की ज़रूरी होगी। बिना फोर्स के कार्य संभावित नहीं है, संभव नहीं है। इसलिए कार्य के लिए बल का होना जरूरी है, यानी कि बल परिभाषित होगा तभी कार्य होगा। ठीक है दोस्तों, तो कार्य क्या होता है? डब्ल्यू बराबर एफ वेक्टर डॉट एक्स वेक्टर। एक्स क्या होता है? विस्थापन होता है। तो डॉट प्रोडक्ट है तो क्या आएगा? एफ एक्स कोस थीटा। यानी कि वर्ग क्या होती है? एक अदिश राशि होती है। और मात्रक क्या होता है? जूल। और विमा M1L2T-3, यही होती है दोस्त। M1L2T-2 होती है। क्या होती है? M1L2T-2 होती है। किसकी? कार्य और ऊर्जा की विमा एक ही होती है और उनका मात्रक भी एक ही होता है, जूल। ठीक है दोस्तों, अब नेक्स्ट चीज़ क्या है? जो बल वस्तु की गति बढ़ाए उसके द्वारा किया गया कार्य धनात्मक होगा। यानी कि कोई बल वस्तु की गति को बढ़ाए, वो उस स्थिति में जो कार्य होगा वो धनात्मक होगा, पॉजिटिव वर्क होगा। यानी कि मान लो कोई गाड़ी है, वो आगे की ओर दौड़ रही है, यानी कि उसकी गति को बढ़ा रही है, तो उस स्थिति में क्या होगा? कार्य धनात्मक हुआ। यानी कि जब अपन क्या करते हैं, किसी चीज़ की गति को बढ़ाते हैं फोर्स लगाकर, तब जो कार्य उत्पन्न होगा, जो कार्य बनेगा, वो क्या होगा? धनात्मक होगा, पॉजिटिव वर्क होगा। और इसके लिए कार्य कितने प्रकार के हुए? धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य। ये किन किन स्थितियों में होते हैं और इनके उदाहरण क्या क्या हैं, वो अपन थोड़ा डिटेल में देखेंगे। और उदाहरण बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे इनके, धनात्मक कार्य के, ऋणात्मक कार्य के और शून्य कार्य के। और इनसे काफ़ी क्वेश्चन भी पूछे जाएंगे। डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं स्टेटमेंट वाले, ऑब्जेक्टिव टाइप। तो इसलिए इस पोर्शन को अच्छे से ध्यान से अपन को रीड नोट करना है, अच्छे से पढ़ना है। सबसे पहले क्या है? धनात्मक कार्य। धनात्मक कार्य के लिए थीटा का मान कितना होना चाहिए? 0 डिग्री के बराबर या
90 डिग्री के बीच में, 0 से और 90 डिग्री के बीच में, जहाँ 90 डिग्री को शामिल नहीं करना है, केवल 0 डिग्री को शामिल करना है। और इस स्थिति में जब क्या होगा, धनात्मक कार्य होगा तो क्या होगा, गति समय के साथ क्या होगी, बढ़ेगी, बढ़ती है। और इसके उदाहरण देखो, धनात्मक कार्य के उदाहरण क्या क्या है। मुक्त रूप से गिरती हुई वस्तु पर गुरुत्वीय बल द्वारा किया गया कार्य, यानी कि जब मुक्त रूप से मतलब आसमान से कोई वस्तु छोड़ेंगे अपन, ठीक है दोस्तों, तो वो नीचे की ओर आएगी, नीचे की ओर आएगी तो एक गुरुत्वीय बल कार्य करेगा, फोर्स काम करेगा। जो गुरुत्वीय बल काम करेगा वो क्या करेगा, अपनी ओर खींचेगा, और नीचे आ रही है तो वो तेजी से आएगी, यानी कि उसकी गति बढ़ जाएगी। यानी कि समय के साथ क्या होगी, गति बढ़ेगी, यानी कि पहले 1 सेकंड में जितनी दूरी तय करेगी उससे ज़्यादा वो दूसरे सेकंड में दूरी तय करेगी। यानी कि जैसे जैसे नीचे आएगी उसकी गति और बढ़ती जाएगी। यानी कि जब आसमान से मान लो कोई चीज़ छोड़ेंगे तो पृथ्वी पर आते आते उसकी गति बहुत तेज़ हो जाएगी। जब आसमान से छोड़ते हैं तो गति क्या होती है, शून्य होती है, और नीचे आते होते बहुत तेज़ हो जाती है। आप एग्जाम्पल ले सकते हो, जैसे अपन अपने गेंद तो हर किसी के पास मिल ही जाएगी, आसपास भी मिल जाएगी, कोई खेलता होगा क्रिकेट या फिर किसी प्रकार की बॉल हो, फुटबॉल हो, उसको ऊपर से छोड़ेंगे तो नीचे आएगी, बहुत तेज़ी से आएगी। ठीक है दोस्तों, तो जब मुक्त रूप से कोई वस्तु गिरेगी तो उस पर जो गुरुत्वीय बल काम करेगा तो उसके द्वारा जो किया गया कार्य वो क्या होगा, धनात्मक होगा। गैस के प्रसार में गैस द्वारा किया गया कार्य, जब गैस का प्रसार होगा तो गैस तेजी से बाहर निकलेगी। ठीक है दोस्तों, जैसे कोई ब्लास्ट होगा या फिर जैसे गैस लीकेज होगा तो गैस तेज़ी से ही तो फैलती है। मतलब आप गैस को लीकेज हो गया तो यहाँ से 3 रूम बाहर आपको उसकी गंध मिल जाएगी कि गैस लीकेज हुआ है, पता चल जाएगी। यानी कि जब गैस का प्रसार होता है तो उसकी गति बढ़ जाती है, तो जो गैस के द्वारा जो किया गया कार्य है वो क्या होगा, धनात्मक होगा इस स्थिति में। अब ऋणात्मक कार्य की बात करेंगे। ऋणात्मक कार्य क्या होगा, 90 डिग्री से 180 डिग्री के बीच हो जब थीटा का मान, और 180 को शामिल करना है, क्योंकि जब सेकंड क्वाड्रेंट में जाएंगे, सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होगा, कोस नेगेटिव होगा, कोस के मान नेगेटिव होंगे। यानी कि जब 90 डिग्री से ऊपर जो भी मान आएंगे 180 डिग्री तक, तब कोस नेगेटिव मान देगा, तो इस हिसाब से इसमें भी क्या आ जाएगा, नेगेटिव साइन आ जाएगा। तो उस स्थिति में क्या होती है, गति समय के साथ घटती है। ऋणात्मक कार्य में क्या होगी, गति समय के साथ घटेगी। जैसे ऊपर की ओर फेंकी गई वस्तु पर गुरुत्वीय बल द्वारा किया गया कार्य, यानी कि कोई गेंद है उसको अपन ऊपर की ओर फेंकेंगे, ऐसा नहीं है कि जैसे मान लो अपन ने मैंने 20 की स्पीड से ऊपर गेंद फेंकी, क्या वो 20 की स्पीड से ही ऊपर चलती जाएगी, नहीं ना। एक ऐसी स्थिति आएगी जो घटती घटती क्या हो जाएगी, शून्य हो जाएगी गति। यानी कि गति समय के साथ घटती है जब वस्तु को ऊपर की ओर फेंकते हैं और उस पर जो गुरुत्वीय बल काम करता है, और जब ऊपर की ओर जाते जाते क्या होगी, कम होती जाएगी। जब कम होगी तो शून्य हो जाएगी, और शून्य होने के बाद फिर वो वापस नीचे आ जाएगी। यानी कि जब ऊपर की ओर वस्तु फेंकेंगे तब उस स्थिति में जो किया गया कार्य है वो क्या होगा, ऋणात्मक होगा। दोस्तों इंपॉर्टेंट चीज़ है, बस इसी में डिफरेंस नहीं पता होगा ना तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। यानी कि जब नीचे की ओर आ रही है तब तो धनात्मक होगा, और ऊपर की ओर जा रही है तब ऋणात्मक कार्य होगा। बस पॉइंट ये पता है ना अपन को कि ऋणात्मक में क्या होता है, गति समय के साथ घटती है, और धनात्मक में गति समय के साथ बढ़ती है। तो अपन कर देंगे, कैसे कर देंगे, एग्जाम्पल सोच लेंगे एग्जाम में कि गेंद को ऊपर की ओर फेंका है, ऊपर की ओर फेंके हैं तो गेंद की गति क्या हो जाती है, समय के साथ धीरे धीरे कम हो जाती है, तो उस स्थिति में कार्य ऋणात्मक, ऐसे सोचना है अगर ये पता है चीज़ें। यानी कि और धनात्मक में जैसे कि मुक्त रूप से गिरती है तो नीचे की ओर आएगी वस्तु, गेंद नीचे की ओर छोड़ेंगे तो तेज़ी से आएगी, तो गति बढ़ेगी, गति बढ़ेगी तो धनात्मक कार्य होगा। तो इस प्रकार से एग्जाम में सोचना पड़ता है थोड़ा माइंड को, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है धनात्मक और ऋणात्मक कार्य दोनों, इसकी एग्जाम्पल। और दूसरा क्या, अवरोधी बल द्वारा किया गया कार्य, जो भी अवरोधी बल है उनके द्वारा किया गया कार्य भी क्या होता है, ऋणात्मक होता है। क्योंकि अवरोधी बल क्या करेगा, उसके विपरीत तो काम करेगा। अब मान लो आप आगे जाना चाह रहे हो, आपको कोई पीछे खींच रहा है, वो क्या हुआ, अवरोधी बल हुआ। पीछे की ओर जो खींच रहा है वो क्या है, अवरोधी बल है, तो उस स्थिति में क्या हुआ, ऋणात्मक कार्य हुआ। थर्ड स्थिति क्या है, शून्य, थीटा बराबर 90 डिग्री। जब थीटा क्या हो, 90 डिग्री हो, जब थीटा का मान 90 डिग्री होगा
तब क्या होगा, गति समय के साथ अपरिवर्तित रहती है। यानी जब गति समय के साथ क्या रहेगी, अपरिवर्तित, तब क्या होगा, कार्य शून्य होगा। यानी कि गति में कोई परिवर्तन नहीं होगा। 20 की स्पीड से है तो 20 की स्पीड से रहेगी, स्थिर है तो स्थिर रहेगी। उस स्थिति में जो किया गया कार्य क्या होगा, शून्य होगा। जैसे समतल सतह पर गति करती हुई वस्तु पर गुरुत्वीय बल द्वारा किया गया कार्य, क्योंकि उस स्थिति में क्या होता है, जैसे ये समतल स्थिति है और इस पर कोई व्यक्ति है, कोई वजन उठा रहा है, जैसे कुल्ली है, ये मतलब फेमस एग्जाम्पल है, कुल्ली प्लेटफॉर्म पे चल रहा है वजन उठाकर, ठीक है। तो इस स्थिति में क्या हुआ, गुरुत्वीय बल क्या है, नीचे की ओर, और विस्थापन कहाँ हो रहा है, ये हो रहा है। विस्थापन यहाँ से लेकर यहाँ पहुँचा है वो, तो ये विस्थापन हुआ और ये क्या हुआ, गुरुत्वीय बल हुआ। तो इसके बीच में जो एंगल बना क्या है, 90 डिग्री एंगल बन गया। जब 90 डिग्री एंगल बन गया तो जो परिणामी बल होगा, परिणामी जो कार्य होगा वो तो शून्य होगा। हालांकि कार्य किया उसने कि यहाँ से लेकर यहाँ तक उसने क्या है, वजन को उठाकर ले गया, लेकिन जो फिजिक्स की परिभाषा है उसमें क्या होता है कि जो परिणामी होता है वो शून्य होगा। हालांकि उसने कार्य किया है, आप ऐसे नहीं बोल सकते कुल्ली को तूने कि फिजिक्स के हिसाब से, मतलब फिजिक्स के हिसाब से तो आपने कुछ कार्य किया नहीं, तो आपको किस हिसाब का पैसे दें, मतलब किराया किस चीज़ के लिए दें, ऐसा नहीं है। कार्य उसने किया है, लेकिन जो फिजिक्स के अकॉर्डिंग जो परिणाम है वो शून्य प्राप्त होता है। ठीक है दोस्तों, तो इस चीज़ को ध्यान में रखना है, कहीं गलत मत कर देना कि एग्जाम्पल आ जाए तो किस स्थिति में किया गया कार्य शून्य होगा, और ये एग्जाम्पल दे दे कि कुल्ली या फिर कोई व्यक्ति है रोड पे चल रहा है, एक समतल रोड पे कुछ वजन उठाकर, तो किया गया कार्य कितना होगा, तो उस स्थिति में किया गया कार्य तो शून्य होगा। शून्य क्या होगा, परिणाम होगा। ये ध्यान में रख लेना, क्योंकि इसी प्रकार के क्वेश्चन से एग्जामिनर फंसाता है। अपन सोचते हैं यार उसने तो कार्य किया है, शून्य कैसे होगा, तो वहाँ गलती कर देंगे। ये चीज़ ध्यान में रखना, इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है ये, 1 नंबर। 2 नंबर क्या कहता है, वर्तीय गति में अभिकेंद्रीय बल द्वारा किया गया कार्य। जो अभिकेंद्रीय बल होते हैं, अभिकेंद्रीय बल का मान कितना होता है, F बराबर क्या कितना होता है, अभिकेंद्रीय बल mv² बटा r क्या होगी, वो रेडियस, जिस मतलब वर्ताकार पथ में वो कर रहा है, v वेग हो गया, m द्रव्यमान हो गया, mv² बटा r, ये क्या होता है, केंद्रीय बल होता है। और इसके द्वारा जो भी कार्य किया गया है वर्ती गति में वो क्या होगा, शून्य होगा, क्योंकि गति क्या रहेगी, अपरिवर्तित रहेगी, लेकिन कार्य शून्य होगा। 3 नंबर, संरक्षी बलों के अधीन एक बंद वक्र में किया गया कार्य। जो भी संरक्षी बल होते हैं, संरक्षी बल क्या होते हैं, वे बल होते हैं जिनके द्वारा किसी वस्तु पर किया गया कार्य, मतलब जो पाथ है, रास्ते पर निर्भर नहीं करता कि वो किस रास्ते से गया, वो केवल प्रारंभिक और अंतिम स्थिति देखता है। ऐसा नहीं ये ऐसे ऐसे गया है, उसका कोई मतलब नहीं है रास्ते का, वो सिर्फ ये देखता है ये वाली स्थिति और लास्ट ये वाली स्थिति। यानी कि जो संरक्षी बल क्या होते हैं, वो पथ पर निर्भर नहीं करते हैं, वो केवल प्रारंभिक और अंतिम स्थिति पर निर्भर करते हैं, वो क्या कहलाएंगे, संरक्षी बल कहलाएंगे। जैसे उदाहरण, गुरुत्वाकर्षण बल, जब किसी वस्तु को ऊपर उठाया जाता है या गिराया जाता है तो वो केवल ऊंचाई पर निर्भर करता है, गुरुत्वाकर्षण बल, न कि रास्ते पर, कितनी ऊंचाई तक गया है कितनी ऊंचाई तक नहीं गया है। ठीक है दोस्तों, तो वो क्या होता है, संरक्षी बल होता है। स्थिर वैद्युत बल, आवेशित कणों के बीच लगने वाला बल, F बराबर K Q1 Q2 बटा r², ये क्या होता है, संरक्षी बल होता है। इसके अलावा स्प्रिंग को खींचने या दबाने में जो बल लगता है वो क्या होता है, 1/2 kx² होता है, वो भी क्या होता है, प्रत्यानयन बल बोल सकते हैं उसको। प्रत्यानयन बल क्या होता है, एक प्रकार का संरक्षी बल होता है, उसके द्वारा जो जो बल किया गया कार्य वो शून्य होगा। तीसरा, जो केंद्रीय बल होते हैं, जो हमेशा एक निश्चित केंद्र की ओर या उससे दूर लगते हैं, जैसे अपकेंद्रीय बल हुआ गया, अपकेंद्रीय बल हुआ, अपकेंद्रीय बल दूर लगता है और अपकेंद्रीय बल केंद्र की ओर लगता है। और केंद्र से दूर कौन सा लगता है, अपकेंद्रीय बल। अपकेंद्रीय और अपकेंद्रीय बल के अधीन किया गया कार्य भी क्या होगा, शून्य होगा। और चक्रीय प्रक्रम में किया गया कार्य, कोई भी चक्रीय प्रक्रम में किया गया कार्य क्या होगा, शून्य होगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है शून्य कार्य के, ध्यान में रखना है दोस्तों।
और अब अपन चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे और कुछ और इम्पोर्टेंट टर्म्स के बारे में चर्चा करते हैं कार्य से रिलेटेड। जब परिवर्ती बल द्वारा किया गया कार्य, परिवर्ती यानी कि बल में के मान में क्या हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है, मतलब विस्थापन के साथ साथ बल में भी परिवर्तन हो रहा है। यहाँ बल है, यहाँ इतना बल हो गया, यानी कि जो बल में परिवर्तन हो रहा है स्थिति के अनुसार, x1 स्थिति पर x2 स्थिति पर बल क्या हुआ, x1 स्थिति पर बल यहाँ था और x2 पर ये हुआ। तो उस स्थिति में जो किया गया कार्य है उसको किससे जो सूत्र क्या होगा, W बराबर क्या होगा, x1 x2 f dx। समाकलन कर देंगे, लिमिट क्या रहेगी, x1 से x2 और f वेक्टर डॉट dx वेक्टर, dx के रिस्पेक्ट में, विस्थापन के रिस्पेक्ट में क्या कर देंगे, इसका समाकलन कर देंगे। ठीक है दोस्तों, तो अपने पास क्या आ जाएगा, कार्य आ जाएगा जब ये स्थिति दी गई हो क्वेश्चन में। और इससे रिलेटेड अपन जब न्यूमेरिकल करेंगे तब ये इस प्रकार के क्वेश्चन शामिल कर लेंगे तो अच्छे से समझ लेंगे। रेखीय गति में बल के विरुद्ध किया गया कार्य ये हो गया। ठीक है, x1 और x2 क्या क्रमशः स्थितियों में परिवर्तन अर्थात विस्थापन को दर्शाता है, ये विस्थापन है। ठीक है, अब अगर बलाव गुण के विरुद्ध किया गया कार्य, ये मान लो बलाव गुण टो है और ये थीटा क्या है, कोण थीटा क्या है, परिवर्तन है। यहाँ पर ये मतलब बलाव गुण यहाँ से यहाँ जो है एंगल में परिवर्तन हुआ है, तो इस स्थिति में क्या हुआ, बलाव गुण में परिवर्तन हुआ। थीटा 1 में यहाँ था और थीटा 2 में यहाँ पहुँच गया बलाव गुण। तो बलाव गुण को की स्थिति में W बराबर क्या होता है, टो इंटू थीटा होता है। और इसका क्या कर देंगे, अगर अलग अलग स्थितियाँ दी गई हो थीटा 1 थीटा 2, तब टो डी थीटा के रिस्पेक्ट में क्या कर देंगे, समाकलन कर देंगे। थीटा 1 थीटा 2 क्या हो जाएगी, लिमिट हो जाएगी, तब अपने पास कार्य का परिणाम आ जाएगा। तीसरी स्थिति क्या है, दाब और आयतन में, यानी कि दाब के विरुद्ध जो किया गया कार्य है उसको किससे डिनोट करें, W बराबर पी वी। पी क्या है, दाब, V आयतन, यानी कि दाब डालेंगे या दाब कम करेंगे तो आयतन में परिवर्तन होगा। जब दाब डालेंगे तो आयतन कम हो जाएगा, दाब हटाएंगे तो आयतन बढ़ जाएंगे। तो यानी कि जब दाब यहाँ था तो V1 आयतन था और दाब यहाँ पहुँचा तो V2 आयतन होगा। यानी कि आयतन में परिवर्तन V1 से V2 हुआ, तब दाब में परिवर्तन P है, तो आयतन के रिस्पेक्ट में इसका समाकलन करेंगे तो अपने पास कार्य का परिणाम आ जाएगा, यानी कि V1 से V2 P dV, और अपने पास वर्क आ जाएगा किसके, दाब के विरुद्ध किया गया कार्य। ठीक है दोस्तों, ये कार्य के प्रकार हो गए तीनों, और अपन ने बहुत डिटेल से कार्य के बारे में चर्चा कर ली, जितने प्रकार की चीज़ें हो सकती थी इम्पोर्टेंट, और कार्य से रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट्स, उनको महत्वपूर्ण जानकारियाँ सब अपने साझा कर लिए। तो इन चीज़ों को एक दो बार रिवाइज करोगे या नोट्स बनाओगे या फिर रफली कुछ 2-3 बार लिख लोगे तो याद हो जाएगी, लंबे समय तक बनी रहेगी, और अपना जो एग्ज़ाम में अपन अच्छे से परफॉर्मेंस कर पाएंगे। और इसके साथ साथ आप वीडियो देख लिया तो कहीं से बुक है या फिर कुछ और अपने पास मटेरियल है तो उससे प्रैक्टिस भी करते रहिए साथ साथ में क्वेश्चनों की, ताकि अपन को पता चले कि जो इस वीडियो में बताया जा रहा है मेरे द्वारा क्या वो सही चीज़ें हैं, क्या उनसे मैं क्वेश्चन सोल्व कर पा रहा हूँ। यानी कि खुद को जांचना चाहिए, ऐसा नहीं है जो सामने वाला कोई पढ़ा रहा है तो उसको आप सही मान लो। कई बार क्या होता है कि अपन को खुद भी एनालिसिस करना चाहिए। आज के ज़माने में किसी पर भरोसा नहीं करना चाहिए, खुद को एनालिसिस करो, यानी कि जो चीज़ अपन सीख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, क्या वो वाकई में हमारे लिए उपयोगी है, उस चीज़ को जांचना चाहिए बाय प्रैक्टिस, बाय बुक्स, बाय नोट्स, आपके पास जो भी चीज़ें अवेलेबल, क्योंकि जांचने से ही, परखने से ही चीज़ें ज़्यादा बेटर रहेंगी। तो अपने आप को एनालिसिस करना, जो पढ़ाया गया है उसको एनालिसिस करना बहुत ज़रूरी है, ताकि चीज़ें भी ज़्यादा अच्छे से याद हो और अपने जो उपयोगी है कि नहीं है वो चीज़ें भी अपन जांच लें। यानी कि बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। खुद पर भी डिपेंड होना ज़रूरी है। जो चीज़ें हमेशा किसी दूसरे पर निर्भर रहना, गलतफहमी हो सकती है आपकी। तो इसलिए मैं जितना बता रहा हूँ ईमानदारी से बताता हूँ, ये नहीं है कि भाई मैं ही सब कुछ हूँ या फिर मैंने जो अनुभव किया है वो किसी ने अनुभव नहीं किया,
हो सकता है मुझसे भी बेटर हो, लेकिन जो मैंने चीज़ की है, जो मैं चीज़ें बता रहा हूँ, वो अपनी पूरी ईमानदारी से बता रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, और अपने हौसले जज्बे को बनाए रखें। ज़िंदगी बहुत लंबी है। एक जॉब के पीछे ये नहीं है कि जॉब नहीं मिली, मिलना ज़रूरी भी नहीं है भाई। लाखों एग्जामिनर, लाखों एस्पिरेंट बैठते हैं। आपने पूरा प्रयास किया है तो कहीं ना कहीं मिल जाएगा। अगर बाई चांस नहीं भी मिली जॉब तो ऐसा नहीं कि ज़िंदगी वहाँ ख़त्म हो जाएगी। ज़िंदगी बहुत है, बहुत ऑप्शन होते हैं। अगर आपके अंदर कुछ करने का जज्बा है, करने के लिए बहुत सारी जगह हैं, बहुत सारी फील्ड है। कहीं से भी आप निकल जाओगे, कुछ भी कर जाओगे। स्पोर्ट्स, म्यूजिक, एजुकेशन, किसी भी फील्ड में कहीं भी आप निकल सकते हैं। बस किसी ये नहीं है कि एक चीज़ नहीं मिली तो उस पर ज़िंदगी ख़त्म हो गई। तो अपने आप को मजबूत बनाना है, मानसिक रूप से भी और शारीरिक रूप से भी और भावनात्मक रूप से भी। ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियोज़ में। तब तक लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत दोस्तों।